स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ याद करें, क्या बताया था एवोगैड्रो ने? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो पहली एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट, टू फाइंड आउट कह सकते हो, टू फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के कितने एटम हैं, वो कहलाती है एटॉमिसिटी। जैसे P4 एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, S8 एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ P4 में फोस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 है, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, Cl2 में क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 है, S8 में सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है। ये एटॉमिसिटी है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में इस मॉलिक्यूल की जो एटॉमिसिटी है वो 3 है, कार्बन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो टोटल कितनी हो गई? 3। C6H12O6 में कार्बन की एटॉमिसिटी 6 है, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 12 है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 6 है। CH3COOH, बताओ इसमें एटॉमिसिटी सभी एलिमेंट की सोचो कितनी है, एक बार देखो। पता चल गया आपको। कार्बन की 2 है, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, हाइड्रोजन की 4 है, एक 3 हाइड्रोजन ये रहे, एक ये रहा, ऑक्सीजन की 2 है। ये एटम है। तो ये थी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच रिलेशनशिप ऑफ ए गैस के बीच रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप है? मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस के बीच। तो बेटा वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी सुनो पहले। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे गैस की डेंसिटी को। हाइड्रोजन लिखो, लैंग्वेज में लिखो, हाइड्रोजन। ये वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस है। अब रिलेशनशिप मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वेपर डेंसिटी क्या हुई? डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस
certain volume of gas at STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ये होता है गैस के लिए STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब एक सर्टेन वॉल्यूम, एक निश्चित वॉल्यूम ले लें, कोई भी 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, जो भी, 1 लीटर, 5 लीटर। तो सर्टेन वॉल्यूम, गैस के सर्टेन वॉल्यूम एसटीपी पे क्या है, उसको डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ सेम वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम यहां लिया ना इस गैस का, उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन लेना है, सेम वॉल्यूम of hydrogen at STP। STP के ऊपर उतने ही वॉल्यूम हाइड्रोजन का क्या डेंसिटी है, ये बन जाएगी वेपर डेंसिटी उस गैस की। हमने तो रिलेशनशिप मास के बीच करना, तो मास ले सकते हैं हम यहां, मास कैसे है, देखो मास आया कैसे, इसको सुनो पहले। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। हाइड्रोजन गैस डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यही होती है वॉल्यूम से वॉल्यूम, मास दोनों का अलग अलग है। तो मास ऑफ और मास ऑफ, ये भी कह सकते हो, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सर्टेन सेम वॉल्यूम ऑफ H2 एट एसटीपी। कोई निश्चित वॉल्यूम लेना है। अब वॉल्यूम के स्थान पे कोई, उस वॉल्यूम में कोई ना कोई मोल्स तो होंगे। हम कह सकते हैं वेपर डेंसिटी, mass of n molecules of the gas divided by mass of n molecules of hydrogen। अब एक का लेके देख लें, वेपर डेंसिटी बराबर है मास ऑफ 1 molecule of the gas divided by mass of 1 molecule of hydrogen। देखो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस लिया एसटीपी में, उतने उसका मास ले लिया, सर्टेन उतना ही वॉल्यूम का मास ले लिया हाइड्रोजन का। अब मास ले लिया सर्टेन वॉल्यूम का, तो एन मॉलिक्यूल का ले सकते हैं बस, सर्टेन वॉल्यूम में कोई ना कोई मॉलिक्यूल एन मान लिया। मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी क्या है, मास ऑफ एन, एक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 रख के देखें, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब वेपर डेंसिटी क्या हुई, एक मॉलिक्यूल का जो गैस का मास होता है वो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। अब 2 कैसे, देखो जो हाइड्रोजन H2 है उसका मास एक मॉलिक्यूल का, तो एक मॉलिक्यूल है H2 का, तो इसके एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, 1 गुना 2 बराबर है 2। तो वेपर डेंसिटी क्या है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करते हैं भाई, ये आ गई वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये इस प्रकार
वेपर डेंसिटी का पता किया जा सकता है। एक बार देख ले इसको। हो गया। अगली एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस के मास और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के काम आता है ये लॉ, एवोगैड्रो लॉ। हमें पता है मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। किसके, इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। वेपर डेंसिटी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या आई थी, हम निकाला था मास ऑफ certain volume of gas at STP divided by mass of same volume of H2 at STP। ये तो पहले भी आया है। मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस एट ए एसटीपी। अब सर्टेन वॉल्यूम हमने वो 1 लीटर ले लिया भाई। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी। मतलब सर्टेन जो वॉल्यूम लिया ना वो हमने क्या लिया, 1 लीटर डिवाइडेड बाय mass of 1 liter of hydrogen at STP. A molecular mass is equal to 2 into 1 लीटर जो हाइड्रोजन का मास है एसटीपी के ऊपर वो होता है 0.089 ग्राम। तो मैं देखो इसको नीचे लेना पड़ेगा थोड़ा सा। यही मास ऑफ 1 लीटर ऑफ H2 गैस कर देते हैं। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी बाई 0.089 ग्राम। 0.089 ग्राम कहां से है, ये 1 लीटर हाइड्रोजन का मास होता है एसटीपी के ऊपर। एसटीपी पे 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास है ये 0.089। यहां से आया है। अब इसको आगे वैल्यू रखी गई इसकी, तो बेटा ये क्या बनता है, मोलिकुलर मास 2 बाई 0.089 बाई सॉरी into mass of 1 liter of the gas। देखो भाई अब ये जो है ना, ये इसको सोल्व किया, 2 से डिवाइड किया, इसको 2 को इसे डिवाइड किया तो वैल्यू आई 22.4। ये आता है भाई 22.4 गुणा में मास of 1 liter of the gas। अब यहां से देखना हम निकालेंगे तो क्या रिलेशनशिप बनता है इसमें, ध्यान से सुनना इसको। मोलिकुलर मास गैस का किसके बराबर हुआ, 22.4 गुणा में मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द
गैस। ये आ गया एचटीपी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर गुणा में कर दो सीधा 1 लीटर को इससे, तो क्या आ जाएगा 22.4 मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस। किसी भी गैस का मोलिकुलर मास उस गैस के 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप आ गया। किसी भी गैस का मोलिकुलर मास उसी गैस के 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये रिलेशनशिप हो गया मोलिकुलर मास में और वॉल्यूम ऑफ द गैस में। किसी भी गैस का 22.4 लीटर उसके मोलिकुलर मास के बराबर होता है। जैसे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये काम आएगी भाई। CO2 का 22.4 लीटर किसके बराबर है, इसके मोलिकुलर मास के, मतलब 44 ग्राम। हाँ 44 ग्राम ऑफ CO2 बराबर है 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट SDP होगा, ध्यान रखना। ये स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये गैस के लिए है, लिक्विड और सॉलिड के लिए टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड, ये माना जाता है लिक्विड। तो कोई भी गैस है उसका, जैसे कह दे भाई हाइड्रोजन का 22.4 लीटर किसके बराबर है, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। किसी भी गैस का 22.4 लीटर उसी गैस के मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप है दोनों के बीच। तो ये सभी एवोगैड्रो लॉ से पता चले हमें, उसकी एप्लीकेशन थी। इसके बाद आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या इसको कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है ये, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स of an atom number of times an atom is heavier than an atom of carbon। मतलब किसी भी एलिमेंट का एटम, कोई भी एटम लगा लें, वो कार्बन के एटम से कितना गुना भारी है, कार्बन के एटम से कितना भारी है, वो कहलाता है एटॉमिक मास। क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। number of times an atom of the element is heavier than an atom of carbon। किसी भी एलिमेंट का एटम कार्बन के एटम से कितना भारी है। अब कार्बन के एटम बोल दिया भाई, ये चीज भी कंफ्यूजिंग है। कार्बन का एटम, कार्बन के एटम 3 प्रकार के हैं। एक तो कार्बन 12 वाला एटम, एक कार्बन 13 वाला एटम, एक कार्बन 14 वाला एटम। एक तो वो कार्बन एटम जिसका मास 12 है, एक वो कार्बन एटम जिसका मास 13 है, और एक वो कार्बन एटम जिसका मास 14 है। तो कौन से कार्बन एटम से
कोई भी एटम कितने गुना भारी है कार्बन के एटम से। अब कह दे भाई रमेश से कोई व्यक्ति कितना लंबा है, मान ली क्लास है 10th क्लास। अब ये बताए नहीं 10th क्लास वाले रमेश से कोई व्यक्ति कितना लंबा, कहते भाई रमेश से कोई व्यक्ति कितना लंबा है। अब मान ली स्कूल में रमेश हो 10, तो पता चलेगा क्या कौन से रमेश से, नहीं पता चलेगा। ऐसे कह दे 10th वाले क्लास वाले रमेश से, तो चल जाए भाई 10th वाला रमेश कितना लंबा है, उससे कितना भारी लंबा है व्यक्ति, तो हाइट का अनुमान लग जाएगा। तो ऐसे ही कह दिया भाई कार्बन के एटम से कितना भारी है, तो कौन से कार्बन से, कौन से कार्बन एटम से, कार्बन 12 वाला एटम से, कार्बन 13 वाला एटम से, या कार्बन 14 वाला एटम से। तो क्या कहेंगे कार्बन 12 वाले एटम से, टेकन एज कार्बन 12 मतलब उस एटम से जिसका मास क्या है 12 है, 13 या 14 वाले से नहीं, किससे, कार्बन 12 वाले एटम से। ठीक है, इस प्रकार मतलब क्या हुआ इसका, सीधी सी बात यह है, मान ले हम एक आम भाषा में समझें इसको, मान ले हम इसको तोल रहे हैं एटम्स को, तो एक तरफ तो वो एटम रखें जिसको हम तोल रहे हैं, मान ले रख दिया हम इसको, तो एक तरफ रखना है कार्बन का एटम, लेकिन कौन सा एटम कार्बन का, जिसका मास 12 है, मतलब कार्बन 12 का एटम। एक तरफ ये कार्बन 12 का एटम रखना है, एक तरफ वो एटम जिसका हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे कितना भारी है, ये आपका है, उस उतना इसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। मतलब कार्बन 12 के एटम से कोई किसी भी एलिमेंट का कोई एटम कितना भारी है, वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर हुआ, ये था एटॉमिक मास। मतलब जैसे हम बाट नहीं रखते हैं, मापते नहीं है, बच्चे नहीं माप रहे हैं, तो एक तरफ तो वेट रखते हैं, बाट रखते हैं 1 किलो का या 2 किलो का, और एक तरफ क्या रखते हैं, चीनी रखते हैं। या हमारे पास मान ले गेहूं है, तो एक तरफ गेहूं रख दी, एक तरफ बाट रख दी, तो देखते हैं वो गेहूं उससे कितने भारी हैं, तो इसके कितने गुना हैं। हो सकता है वो 1 किलो से कम भी हो, 500 ग्राम भी हो, 200 ग्राम भी हो सकता है वो 1.5 किलोग्राम भी हो सकता है वो 5 किलोग्राम भी हो, इन 5 वाट के बराबर भी हो 1-1 किलो के। तो ऐसे है, तो ऐसे एक तरफ कार्बन 12 का एटम रखना है, यहां कार्बन 12 का एटम रख दिया यहां, और यहां रख दिया वो एटम ऑफ द एलिमेंट जिसको हमने मापना है। फिर देखा वो इससे कितने गुना भारी है, जरूरी नहीं इससे ज्यादा ही मिले, कम भी आ सकता है, लेकिन वो उसकी तुलना की जाती है बस। जैसे मान लो रख दिए, हो सकता है वो किलो का बाट रखें, हो सकता है किलो से कम भी और किलो से ज्यादा भी, तो ऐसे ही है। तो ये होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो मापा जाता है वो मापा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में। आजकल सिंपल यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट, यू ही लिखते हैं बस, पहले लिखते थे एएमयू। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू, एटॉमिक मास यूनिट इज equal to 1/12 of the carbon 12 atom, mass of the carbon 12, 1/12 of the mass of carbon 12
कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 का जो एटम है, मतलब एक बार आप ये भूल जाएं कि भाई कार्बन के 3 प्रकार के एटम होते हैं, सोच लें कार्बन का एक ही प्रकार का एटम है और वो 12 वाला है, बस एक बार ये सोच लें बस। भाई कार्बन के एटम का जो 12वां भाग कर दें, कार्बन के एटम का जितना मास है ना उसको उसका 12 हिस्से कर दें, 12 भाग कर दें, तो वो 12वां जो भाग है वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। मतलब कार्बन 12 जो एटम है ना उसका जितना भी मास है उसको 12 से डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है। क्या होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है, या सिंपली यूनिट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिंपली यूनिट। तो ये था एटॉमिक मास। वीडियो लंबी हो गई तो बस इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।